नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 19 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में एक आर्टिकल डिस्कस करने लायक है, लेकिन टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज हमारे देश की डेमोक्रेसी जैसी है उसको वैसा बनाने में इंडियन मिलिट्री का क्या रोल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है अर्जुन सुब्रमण्यम का, जो वाइस मार्शल थे एयरफोर्स के, अब रिटायर्ड हैं। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे अरुण मेहरा का। ये पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। इन्होंने लेबर रिफॉर्म्स के बारे में आर्टिकल लिखा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट पे फोकस है ओवरऑल इनका इस आर्टिकल में। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो ट्रिब्यून का डिस्कस करेंगे। I2U2 पे फोकस है वो आर्टिकल। I2 मतलब इंडिया और इजराइल, U2 मतलब UAE और USA। वेस्ट एशिया में कैसे ये ग्रुप स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकता है और कैसे इस ग्रुप से इंडिया को फायदा होगा। फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इंडियन डेमोक्रेसी के 75 सालों के इतिहास में सोल्जर्स ने यानी मिलिट्री ने क्या रोल प्ले किया, इस इश्यू से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज़ादी को मिले 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि इन 75 ईयर्स में इंडिया ने अपनी मिलिट्री का किस प्रकार से इस्तेमाल किया है अपनी पावर को शो करने के लिए, या फिर मिलिट्री ने क्या रोल प्ले किया है देश को एकजुट रखने के लिए, देश को पावरफुल बनाने के लिए, देश की सोवरेनिटी और यूनिटी की सुरक्षा के लिए। सबसे पहले आर्टिकल में कहा जाता है जिस प्रकार से सरकार ने मिलिट्री का इस्तेमाल किया है ना पिछले 75 सालों में, उससे लगता है कि जब मिलिट्री फोर्स की एप्लीकेशन यानी मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल की बात आती है ना, तो इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, रिस्ट्रेंड पावर है और कई बार तो डिफिडेंट पावर है। डिफिडेंट मतलब शर्माता है इंडिया अपनी मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने में। आप कारगिल का एग्जांपल लीजिए। कारगिल में जहां देखो ये साबित हो चुका था जो इन्फिल्ट्रेटर हैं, घुसपैठिए हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं। अगर कोई और पावर होती ना USA जैसी, वो पाकिस्तान की साइड में जाके उन इन्फिल्ट्रेटर्स की सप्लाई बंद कर देती, उनको घेर लेती, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडियन सोल्जर्स को सख्त हिदायत थी कि आप LOC को क्रॉस मत कीजिए। तो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है इंडिया के रिस्पॉन्सिबल पावर होने का, रिस्ट्रेंट रखने का और डिफिडेंट पावर होने का, मतलब पावर यूज करने के मामले में शर्माने का। इसके बाद राइटर ना टाइमलाइन डिस्कस करते हैं, कब कब कैसे कैसे मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया गया हमारे देश में। जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके तुरंत बाद आपको पता है पाकिस्तान ने कबीलाई इलाकों से लड़ाकों को भेज दिया था श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए, कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। तो तुरंत उस समय 2 डिवीजन्स इंडियन आर्मी की और 5 इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया था, ना सिर्फ श्रीनगर वैली कम लद्दाख सेक्टर में बल्कि जम्मू एंड पूंछ सेक्टर्स में भी। मतलब जैसे ही देश आज़ाद हुआ इंडियन मिलिट्री ने अपने आप को युद्ध में पाया। उसके साथ साथ इंडियन मिलिट्री को यह भी काम दिया गया था, जो कम्युनल टेंशंस थी इंडिया के वेस्ट में और ईस्ट में, एक तरफ वेस्टर्न बॉर्डर पर यानी पंजाब की साइड और दूसरी तरफ ईस्टर्न बॉर्डर पर यानी बंगाल में, उन कम्युनल टेंशंस को खत्म करना, उसमें भी रोल प्ले किया था इंडियन मिलिट्री ने। उसके बाद आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो हैदराबाद की जो रियासत थी ना तुरंत इंडिया में शामिल नहीं हुई थी। निजाम का रूल था वहां पे, और रजाकार जो है ना वो काफी अत्याचार कर रहे थे लोगों पर। तो उस समय भी डिप्लॉय किया गया था इंडियन मिलिट्री को, जो रेडिकलाइज्ड रजाकार फोर्स थी ना, जो निजाम का साथ दे रही थी हैदराबाद को इंडिया से अलग करने के लिए, उसको दबाने के लिए। समझ गए? तो यहां से शुरुआत हो गई थी। उसके बाद 1962 में चाइना के अगेंस्ट युद्ध लड़ा, जो इंडिया बुरी तरह हार गई। युद्ध के हारने का देखो एक रीजन ये भी था, नेहरू को ना थोड़ा डर लगता था कि इंडिया की जो सोसाइटी है मिलिटराइज ना हो जाए, हमारे देश में मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कि कू हो जाए। 1962 में म्यांमार में कू हुआ था, मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान में भी मिलिट्री का जो दबदबा है ना शुरू से ही हावी होना स्टार्ट हो गया था। तो नेहरू को डर लगता था कहीं इंडिया में भी मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। तो इसलिए नेहरू ने ना शुरुआती सालों में मिलिट्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मिलिट्री को ज़्यादा पावरफुल नहीं बनने दिया था। हालांकि जो मिलिट्री जनरल थे ना, जैसे थिमैया, थोराट, इन्होंने
ध्यान आकर्षित किया था कि चाइना की जो इंटेंशंस है ना सही नहीं लग रही हैं, आप मिलिट्री को और ज़्यादा पावरफुल बनाइए। लेकिन इन मिलिट्री जनरल्स के जो व्यूज़ को साइडलाइन कर दिया गया था, ये कह के कि इनके व्यूज़ जो हैं वो अलार्मिस्ट हैं, ये खामखा का डर पैदा कर रहे हैं। और इसकी कीमत इंडिया को चुकानी पड़ी 1962 में जब युद्ध हुआ चाइना के साथ, तो बुरी तरह से इंडिया हार गया और ऐसा दाग छोड़ गया हमारी डिग्निटी पर। अभी भी चाइना के साथ युद्ध की बात आती है तो वो जख्म जो है वो हरे हो जाते हैं। इसके बाद गोवा में देखो पुर्तगालियों का राज था और राइटर कहते हैं 14 साल लग गए उनको वहां से खदेड़ने में। इंडिया जैसी बड़ी मिलिट्री को 14 साल लग गए गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ने में। ये भी कोई अच्छी बात तो है नहीं, अचीवमेंट वाली बात तो है नहीं। लेकिन उसके बाद 1971 में हमने जो युद्ध जीता ना, वो एक प्रकार से इंडियन मिलिट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व वाली मूवमेंट थी, क्योंकि उस समय ना पीएम डिसाइसिव थे, इंदिरा गांधी पीएम थे। उनको ना मिलिट्री से कोई डर नहीं था कि मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग पीएम थे तो उन्होंने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाया, खुला हैंड दिया। नेहरू को थोड़ा डर लगता था कि खुला हैंड देंगे तो मिलिट्री कब्जा कर लेगी सत्ता पर, लेकिन नेहरू की बेटी को डर नहीं लगता था, वो खुद पावरफुल थी, खुद डिसाइसिव थी। उस समय देखो डिफेंस मिनिस्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया और इंडियन मिलिट्री की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी ना, हथियार संबंधित, इक्विपमेंट संबंधित, उनको पूरा करने का काम किया। जो सर्विस चीफ थे जैसे मैनेक्स वगैरह, वो भी काफ़ी अच्छे थे, उनमें क्षमता थी सच बोलने की पॉलिटिकल लीडर्स को। जैसे देखो एक एग्जांपल दिया जाता है, इंदिरा गांधी ना बांग्लादेश में युद्ध स्टार्ट करना चाहती थी मार्च अप्रैल के महीने में, लेकिन मैनेक्सा ने उनको बोला कि अभी युद्ध नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि अभी मानसून का महीना है और वहां पे डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फोर्सेस का। ठंड में करते हैं दिसंबर में, तब चाइना भी नहीं आ सकेगा, तब सिचुएशन हमारे हक में रहेगी और प्रिपेयर करने का तब तक टाइम भी बहुत मिल जाएगा। मतलब देखो सैम मैनेक्सा और दूसरे सर्विसेज के चीफ में ना ये कैपेबिलिटी थी सच बोलने की, पावरफुल लोगों को, प्रधानमंत्री तक को। लेकिन आज के समय में उतनी कैपेबिलिटी शायद सर्विस चीफ में नहीं है कि प्रधानमंत्री को ये बातें साफ साफ सच सच बोल सकें। 1962 के युद्ध में हार के बाद में देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया था, हथियारों को खरीदने पर फोकस किया गया था। इसने भी बड़ा रोल प्ले किया इंडियन फोर्सेस के मोराल को बूस्ट करने में। और देखो 1967 में 1967 में चाइना के साथ फिर से एक लोकल बैटल हुई नथुला में, वो इंडिया ने जीत ली थी। उस बैटल में इंडिया ने चाइना का ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तो वो भी इंडियन मिलिट्री के लिए एक अच्छी मूवमेंट थी। उसके बाद ऑपरेशन पवन क्या है आपने सुना तो होगा, लेकिन नाम आपको नहीं पता होगा शायद। देखो श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो भेजी थी ना, वहां पे पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके लिए इंडिया ने ऑपरेशन पवन चलाया था। ये ऑपरेशन देखो बहुत बड़ा फेलियर था। देखो आमतौर पे ना हमारे देश में ना जो मिलिट्री की अचीवमेंट्स होती हैं उन पे तो बहुत मूवीज बनती हैं, लेकिन जो युद्ध इंडिया हार जाती है उन पे ज़्यादा मूवीज नहीं बनती। जबकि दूसरे देशों की डेमोक्रेसी आप देखोगे ना, जैसे यूएसए में वियतनाम वार एक प्रकार से यूएसए हार गया था, इस पर बहुत मूवीज हैं। कम से कम सोल्जर्स ने सेक्रीफाइसेस दिया, इस पर मूवीज हैं कि वियतनाम बेशक यूएसए हार गया लेकिन सोल्जर्स ने अपने सेक्रीफाइसेस दिए। ब्लैक हॉक डाउन हुआ था, सोमालिया में डिजास्टर हो गया था, यूएसए का एक ऑपरेशन, यूएन का ऑपरेशन था वैसे वो, उस पर मूवीज बनी हैं। लेकिन क्या आपने कभी श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के फेल होने से संबंधित कोई मूवी देखी है? नहीं। ये देखो इतनी बड़ी फेलियर थी, तभी इसे दिखाया नहीं जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कितनी बड़ी फेलियर थी। ऑलमोस्ट 600 से लेके 1000 के बीच में हमारे जवान शहीद हो गए थे इस ऑपरेशन पवन में, जब हमारी आर्मी को श्रीलंका में भेजा गया था। दूसरा देखो, रा ने ना ट्रेन किया था श्रीलंकन तमिल रिबल्स को। वो ना श्रीलंका में अलग से देश की मांग कर रहे थे, श्रीलंका के नॉर्थ के एरिया को और ईस्ट के एरिया को काट के एक अलग से देश बनाया जाए तमिल लोगों के लिए श्रीलंका में, ऐसी उनकी मांग थी। अब हुआ क्या, तमिलनाडु से जब प्रेशर आने लगा ना, तो 1987 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ। श्रीलंका ने यह बोल दिया कि हम नॉर्दर्न प्रोविंसेस को और ईस्टर्न प्रोविंसेस को ज्यादा पावर्स देंगे, उनको ऑटोनॉमी देंगे। बदले में इंडिया गारंटी लेगा कि वो तमिल रिबल्स को समझाएगा हथियार गिराने के लिए।
अगर वो नहीं गिराते हैं तो ये इंडिया की गारंटी है। उन्होंने गिराया नहीं, जैसे लिट्टे है LTTE, इन्होंने हथियार गिराया नहीं, मजबूरी में इंडिया को अपनी फोर्सेस भेजनी पड़ी उनको मजबूर करने के लिए। और जिन इलाकों पर इन्होंने, तमिल रिबल्स ने श्रीलंका में कब्जा करके रखा था, उस इलाके को उनके कब्जे से छुड़वाने के लिए ये इंडिया पर आ गया पूरा का पूरा बर्डन। तो इंडिया ने अपनी फोर्सेस वहां पे भेजी। और देखो इंडिया का एक प्रकार से तमिल रिबल्स के साथ में युद्ध स्टार्ट हो गया था। ये इंडिया कभी चाहता ही नहीं था, बल्कि उन्हीं के लिए तो इंडिया श्रीलंका की सरकार से नेगोशिएशन कर रहा था कि जो तमिल रिबल्स हैं उनको आप ढंग से ट्रीट कीजिए, जहां वो रहते हैं उनके एरियाज, उनके प्रोविंसेस, वहां आप ऑटोनमी दीजिए, ज़्यादा पावर्स दीजिए, ताकि वो अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सकें। लेकिन 1987 का जो ये एग्रीमेंट था ना श्रीलंका की सरकार के साथ, इसमें ना श्रीलंका की सरकार ने इंडिया के साथ खेला कर दिया। मतलब इंडिया को कभी गारंटी नहीं लेनी चाहिए थी पीस इस्टेब्लिश करने की। इस गारंटी के कारण जिन लोगों की इंडिया वकालत कर रहा था श्रीलंका में तमिल रिबल्स की, उनके साथ ही इंडिया की लड़ाई स्टार्ट हो गई इंडियन फोर्सेस की। तो सिचुएशन ये पैदा हो गई, श्रीलंका की सरकार खुश, क्योंकि श्रीलंका के दोनों दुश्मन, एक प्रकार से इंडिया भी श्रीलंका का दुश्मन ही था, क्योंकि श्रीलंका के अनुसार इंडियन फोर्सेस तमिल रिबल्स को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी, चोरी छुपे उन्हें हथियार देने का काम कर रही थी। रा ने उनको ट्रेनिंग दी थी, जैसे बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी गई थी ना रा के द्वारा, उसी प्रकार से श्रीलंका में भी तमिल रिबल्स को सपोर्ट दिया गया था इंडियन फोर्सेस के द्वारा। और जिनको सपोर्ट किया गया था, जिनको ट्रेनिंग दी गई थी, उन्हीं के साथ इंडिया लड़ रहा है। इससे बड़ी आयरनी क्या होगी। एक ना ऑपरेशन था जाफना से ना तमिल रिबल्स का कब्जा छुड़वाने के लिए इंडियन फोर्सेस ने एक बैटल चलाई थी, मतलब मुहिम स्टार्ट की थी। उसमें टाइम लग रहा था तो इंडियन फोर्सेस ने ना एक ऑपरेशन प्लान किया। उनको एक खबर मिली कि जाफना की यूनिवर्सिटी में ना लिट्टे की टॉप लीडरशिप है, तो वहां पे ना जो पैरा ट्रूप्स है ना उनको हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा जाए और लीडरशिप को पकड़ लिया जाए। इससे ना बैटल जल्दी खत्म हो जाएगी जाफना की। लेकिन हुआ क्या, अब रा ने उनको ट्रेनिंग दे रखी थी कैसे ट्रांसमिशन पकड़ना है, उन सब चीजों की। तो उनको ना इंडियन फोर्सेस का ऑपरेशन के बारे में पहले ही पता था। सिख इन्फेंट्री ग्रुप है, 30 जवान को आगे जाना था और 17 जो पैरा कमांडोज हैं उनको हेलीकॉप्टर से उतरना था। 30 में से ना 29 जो सिख इन्फेंट्री लाइट ग्रुप के जवान है ना वो शहीद हो गए थे इस ऑपरेशन में, और 17 पैरा कमांडोज में से 2 शहीद हो गए थे। मतलब इतनी भारी कैजुअलिटी सोच के देखिए। रा से कंसल्ट तक नहीं किया गया। रा जिन्होंने ट्रेन किया था इन तमिल टाइगर्स को, उनसे पूछ तो लेते कि भैया उनके पास कैपेबिलिटी क्या है। तो वही बात है, जो युद्ध हम हार जाते हैं ना उसके बारे में ज़्यादा फिल्में बनते नहीं, उसके बारे में पता नहीं होता लोगों को। तो ये इस ऑपरेशन से ना हमें बहुत लेसन सीखने चाहिए थे। राइटर के अनुसार, जो खुद एयर वाइस मार्शल हैं, लेसन्स नहीं सीखे गए ऑपरेशन पवन से। उसके बाद ऑपरेशन कैक्टस इंडिया ने चलाया। मालदीव में ना अब्दुल्ला गयूम रूलर थे और वहां पे कू होने वाला था जो रोक दिया इंडिया ने, मतलब इंडियन फोर्सेस ने ब्रीफ ऑपरेशन में उस होने वाले कू को रोक दिया। फिर गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन चला, वो भी एक प्रकार से देखो डिजास्टर ही था। डिजास्टर इसलिए था क्योंकि बहुत भारी कैजुअलिटीज हुई लोगों की भी, और गोल्डन टेम्पल को भी नुकसान पहुंचा। इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था। अगर लोकल लेवल पे जो कमांडर्स थे वो सही असेसमेंट देते कि फुल फ्लैज टैंक्स का इस्तेमाल करना यहाँ पे सही नहीं है, तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंट थी मिलिट्री लीडरशिप भी, तभी तो उसके तुरंत बाद नहीं, वैसे 1988 के बाद NSG का गठन किया गया था। 1988 में एक बार फिर से टेररिस्ट अंदर चले गए थे गोल्डन टेम्पल में, उन्होंने कब्जा कर लिया था फिर से, तब फिर से ऑपरेशन चलाना पड़ा था। लेकिन उसके बाद सरकार को यह महसूस हुआ कि NSG जैसा फोर्स होनी चाहिए जो किसी प्रतिष्ठान के अंदर जाके, किसी बिल्डिंग के अंदर जाके ऑपरेशन चला सके, बिल्डिंग को कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना। तब फिर NSG का गठन हुआ था। उसके बाद देखो 1998 में हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, और जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आया ना वो भी एक प्रकार से ना सिर्फ डेटरेंस क्रिएट करने वाला है। उसमें इस प्रकार की बातें हैं कि हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, मतलब ऐसा लगता है कि इंडिया डिफिडेंट पावर है, पावर इस्तेमाल करना नहीं चाहता, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई डॉक्ट्रिन नहीं दिया न्यूक्लियर पावर वाला, पहले हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
उसके बाद 1999 में कारगिल वार हो गया। कारगिल वार में जीत तो हुई इंडियन फोर्सेस की, लेकिन काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई इंडिया की तरफ से, जो ज़्यादा ही हैं। अगर मतलब न्यूट्रल ढंग से हम असेसमेंट करें ना, क्या इतनी कैजुअलिटीज़ इंडिया की तरफ से होनी चाहिए थी, आंसर आएगा नो। मतलब ऑपरेशंस में थोड़ी इनएफिशिएंसी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, उसके बाद तो देखो इंडिया ने जैसे अपनी रणनीति चेंज कर ली है। इंडिया अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम रिएक्टिव पावर नहीं है, प्रोएक्टिव पावर हैं। जैसे कि देखो बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की गई, म्यांमार में जाके इंसर्जेंट्स को मारा गया। तो ये एक प्रकार से सिग्नल्स हैं कि अब इंडिया एक एग्रेसिव पावर है। अब राइटर ये कहते हैं लास्ट में, देखो अगर इंडिया वास्तव में प्रोएक्टिव पावर बनना चाहता है, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी अपनाना चाहता है ना, तो इंडिया की मिलिट्री को थॉट और एक्शन में ना निम्बल होना पड़ेगा। निम्बल मतलब एक्टिव, थॉट में एक्टिव, एक्शन में एक्टिव, कटिंग एज टेक्नोलॉजी यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा, और सिनर्जी होनी चाहिए तीनों फोर्सेस के बीच में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के बीच में सिनर्जी होनी चाहिए, ताकि कोई ऑपरेशन चलाना हो तो जल्दी से तीनों मिलकर ऑपरेशन चला सकें। अक्सर जब कोई ऑपरेशन चलाने की बात होती है ना, तो कम कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। जैसे कारगिल में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था। ऑपरेशन पवन चलाया श्रीलंका में, उसके बारे में भी कुछ एक्सपर्ट्स बोल देते हैं कि उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था। रा का तो मैंने अभी जिक्र किया कि रा ने ही ट्रेन किया था तमिल रिबल्स को, और उनसे कंसल्ट भी नहीं किया गया ये पूरा ऑपरेशन चलाते वक्त। लास्ट में राइटर एक बात ये बोलते हैं, देखो ये बात सच है कि इंडियन मिलिट्री की काफ़ी अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन इंडिया को ना इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए फोर्सेस को कि कहाँ उसने अच्छा काम किया, कहाँ गलतियाँ की, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। जैसे कारगिल में इंडिया ने जीत दर्ज की, लेकिन उसमें ना लोअर रैंक के ऑफिसर्स ने ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया, जैसे विक्रम बत्रा जिनको परमवीर चक्र मिला। ऐसे जो लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया कारगिल की जीत में। ऐसा नहीं कि बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई गई थी ऊपर से। ये बातें देखो सुनने में थोड़ा कड़वी लग सकती हैं, लेकिन राइटर खुद एयर वाइस मार्शल हैं, तो वो डिग्निटी के साथ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में, वैसे सभी देश में होता है लेकिन हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही होता है, कॉमन मैन को सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। कॉमन मैन को तो सिर्फ फील गुड करवाया जाता है हमेशा कि हाँ सब अच्छा चल रहा है। ऐसा देखो शायद इसलिए भी होता है कि कॉमन मैन ना रैशनली ज़्यादा सोचता नहीं है, कॉमन मैन इमोशंस पर सोचता है। अगर इंडियन मिलिट्री का क्रिटिसिज्म होगा तो ये कॉमन मैन को अच्छा नहीं लगता है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, हमारी आर्मी कैसे हार सकती है, आप आर्मी का क्रिटिसिज्म कर रहे हो, आप देश के खिलाफ बोल रहे हो। तो ये जो बातें होती हैं ना, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स में ही डिस्कस की जा सकती हैं, और अगर डिस्कस नहीं होगी तो फिर देखो गलती कैसे आप एक्नॉलेज करोगे, गलती नहीं एक्नॉलेज करोगे तो फिर आप सुधार कैसे करोगे, समझ गए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो लेबर रिफॉर्म्स से संबंधित है। यहां पर देखिए आप, अरुण मेहरा के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। जीएस पेपर 3 से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अरुण मेहरा पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। नीति आयोग से पहले जो बॉडी हुआ करती थी ना प्लानिंग कमीशन, उसके मेंबर थे ये अरुण मेहरा। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में वो इंट्रोडक्शन में कहते हैं, सिंपल चीज़ें कि देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। अब अगर एनालाइज करें कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, फॉर एग्जांपल गांधी, जिन्होंने जो इंडिया के लिए विजन संजोया था, क्या उस विजन को अचीव करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? जो गांधी का विजन देश के लिए ये था, इंडिया जो है ना रिलीजियस और कम्युनल वाल्स में ना बटे। वो उन्होंने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जिसमें सभी इंडियंस, चाहे अमीर हो गरीब हो, अपना हेड्स, अपना सर ऊपर रखें डिग्निटी में। उनका मकसद था पूर्ण स्वराज दिलवाना। उन्होंने पूर्ण स्वराज की जब बात की तो उसमें उसका मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम से था। इकोनॉमिक फ्रीडम में जैसे वो फेमसली कहते हैं, गांव में कॉटेज इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाए। कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब जिसमें घर में परिवार के या फिर दूसरे लोग काम करते हैं। विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। एक विलेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, दूसरे विलेज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। सोशल फ्रीडम में उन्होंने बात की, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये सब नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल फ्रीडम में
उन्होंने फेमस ओशन वेव्स की थ्योरी दी थी। जैसे ओशन में आप एक पत्थर फेंकते हो ना, वेव्स चलती हैं, एक वेव दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो उन्होंने भी इसी प्रकार से बोला था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जैसे एक वेव दूसरे को पावर देती है ना, उसी प्रकार से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को पावर दे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडिया की डेमोक्रेसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन 75 साल बाद भी इंडिया में पॉलिटिकल लिबर्टीज और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, और सोशल इक्वालिटी कास्ट के बीच में अभी भी नहीं अचीव हुई है। कल परसों राजस्थान की एक खबर है, वहां पे एक दलित स्टूडेंट को मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने पानी की एक मटके पर हाथ लगाया था। लोअर कास्ट सिटीजन्स को आज भी बहुत ज़्यादा इनडिग्निटी के साथ जीना पड़ रहा है, खास करके लोअर कास्ट पुअर वुमन। वो तो इंडियन विलेजेस में इतने ज़्यादा गरीबी में रहती हैं, वो शायद इस पूरे प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा ओप्रेस्ड ह्यूमंस हैं इंडिया में। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एक गुड लाइवलीहुड को अर्न करना। प्रॉब्लम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी है। मतलब कि जो स्किल आपके पास है उसके हिसाब से आपको काम नहीं मिल रहा है, या फिर वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं, वेजेस काफ़ी ज़्यादा कम है। समझ गए? ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट की, बल्कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी है। अब देखो, थ्योरी तो ये है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान कीजिए, अच्छा बनाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज हमारे देश में आए, इन्वेस्ट करें, इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस थ्योरी में ना लेबर लॉस को और ज़्यादा आसान बनाया जाता है, लूज कर दिया जाता है, लेबर लॉस को डाइल्यूट कर दिया जाता है, ताकि कंपनीज के लिए देश में काम करना आसान रहे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन राइटर के अनुसार यूपीए ने भी यही किया था, एनडीए ने भी यही किया। बट दिक्कत यह है, पहली तो बात देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आपको इंप्रूव करना है तो उसमें सिर्फ लेबर लॉस प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित प्रॉब्लम्स हैं। जब इन्वेस्टमेंट आती है ना, तो आज के समय में लेबर लॉस माना कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालता है, लेकिन उतना भी नहीं डालता है लेबर लॉस, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज तो ना अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करने लगी हैं वर्कर्स को, टेंडर दे देती हैं किसी दूसरी कंपनी को कि हमें आप वर्कर प्रोवाइड कीजिए, हमें आप ये काम करवा के दीजिए। हमने आपको याद होगा एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से संबंधित, कि इवन एमसीडी को काम करवाना होता है तो वो ठेका दे देती है, और वो ठेकेदार डेली बेसिस पे फिर वर्कर्स लेके आता है। लेकिन देखो, हमारे देश में विभिन्न जो सरकारें हैं ना, क्योंकि लेबर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो विभिन्न राज्य सरकारें भी, उनकी कोशिश यही है लेबर लॉस को डाइल्यूट किया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। राजस्थान ने सबसे पहले प्रयास किया, उसके बाद दूसरे राज्यों ने भी प्रयास किया, लेकिन राजस्थान को सबसे कम फायदा हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि राजस्थान ने जो लेबर लॉस को डाइल्यूट किया उससे क्या इन्वेस्टमेंट आई, तो आंसर आता है नो। अब तो देखो, बहुत सारे जो लेबर लॉस थे पहले 44 के आसपास, उनको ना 4 कोड्स में डिवाइड किया गया है, वेज कोड, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसके बाद राइटर ना एक रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, वी ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इंटरिम रिपोर्ट। यह रिपोर्ट हाल ही में कि लेबर लॉस का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में ना 2004-05 से लेकर 2018-19 तक के डेटा को एनालाइज किया जाता है, और फोकस है 6 स्टेट्स पर। इतना ज़्यादा मतलब रिपोर्ट पे फोकस नहीं है, आर्टिकल में एसेंस पे फोकस कीजिएगा। एसेंस ये है रिपोर्ट का कि देखो, लेबर लॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्रभावित करते हैं, ये तो सिर्फ एक फैक्टर है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे कोई कंपनी आती है या फिर नहीं आती है। जैसे ग्रोइंग मार्केट है क्या नहीं है इंडिया में उसके प्रोडक्ट्स के लिए, इसके अलावा मशीनरी, मटेरियल, लैंड, कैपिटल, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई कंपनी डिसीजन लेती है। इस रिपोर्ट में देखो, एक कंक्लूजन ये निकलता है कि लेबर लॉस के डाइल्यूट होने के बावजूद बड़ी एंटरप्राइजेज ने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो? राजस्थान जो पहला ऐसा राज्य था जिसने लेबर लॉस को डाइल्यूट किया, उसको तो सबसे कम फायदा हुआ लेबर लॉस को डाइल्यूट करने का, वहां पे सबसे कम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। और देखो, एक सबसे बड़ी चीज़, जब हम ये बात कर रहे हैं कि लेबर लॉस सफल हुए या फिर नहीं हुए, इस रिपोर्ट में
वी गिरी जो लेबर इंस्टीट्यूट है ना, इस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि लेबर लॉज सफल हुए या फिर नहीं हुए। अब क्वेश्चन ये होता है किसके पर्सपेक्टिव से सफल हुए या फिर नहीं हुए। लेबर लॉज तो लेबर लोगों के, मतलब जो वर्कर लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे ना, लेकिन हम एनालाइज कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई या फिर नहीं हुई। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। कोई वर्कर से भी तो पूछे ना कि हाँ लेबर लॉज सफल हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो कुल मिला के ना लास्ट में राइटर कंक्लूजन ये देते हैं, इकोनॉमी को जहां हमारे देश को होना चाहिए था ना वहां नहीं है। चाइना और इंडिया इन्होंने ना साथ साथ शुरुआत की थी। इवन 1970s तक भी चाइना और इंडिया की इकोनॉमी बराबर थी, पर कैपिटा इनकम भी बराबर थी और इकोनॉमी का साइज भी इक्वल था। लेकिन ना 3 दशकों में 80, 90, 2000, 30 सालों में तो चाइना ने इतनी लंबी छलांग भर ली कि इंडिया और चाइना के बीच में इकोनॉमी का जो गैप है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज के समय में चाइना की इकोनॉमी का जो साइज है वो इंडिया से 5 गुना ज़्यादा है। आप इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का ये मैप देखिए। आज़ादी के मौके पर ना ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था। ये मैप देखिए, जीडीपी है 1960 से लेके 2020 के बीच में। चाइना और इंडिया की जीडीपी में ना 1970s में कुछ खास डिफरेंस नहीं था, यहाँ पे है। लेकिन ये देखिए इंडिया की जीडीपी वाली ये है बहुत नीचे। एकदम से ना 80s में चाइना ने ना जो उड़ान भरनी स्टार्ट की ना, ये देखो यहाँ पे। और इंडिया की इकोनॉमी वैसे की वैसी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रही, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, बहुत ही धीमी रफ्तार से। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी भी 1980s में 90s में इस रफ्तार से बढ़ती ना तो मज़ा ही आ जाता। और यूएसए तो हमेशा से ऊपर था, 1960s में ऊपर था, वो करता गया। ये पर कैपिटा इनकम है। चाइना की पर कैपिटा इनकम 90s के बाद एकदम से इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई थी। इंडिया की इकोनॉमी देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा अच्छे से इंडिया की इम्प्रूव हुई नहीं। और यूएस की तो बल्कि कम हुई है। ये देखो यूएस में बढ़ के थोड़ा कम हुई, यूके की भी कम हुई, साउथ कोरिया की भी। चाइना में नहीं हुई कम, चाइना में बढ़ी है। कुल कंक्लूजन देखो राइटर ये देते हैं, अगर सरकार को पॉलिसीज बनानी है ना तो जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, फार्मर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए बेटर लाइवलीहुड कैसे इंश्योर किया जाए, इससे रिलेटेड पॉलिसीज होनी चाहिए। ना कि पूरा फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे होना चाहिए। बहुत बार इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो भी जाता है तो फायदा कंपनीज को होता है, वर्कर्स को फायदा नहीं होता। तो फिर गांधी जी की वो बात सार्थक सिद्ध नहीं होती कि ऐसा देश मैं चाहता हूं जिसमें हर एक पर्सन जो है वो अपना सर ऊपर उठा के डिग्निटी के साथ में जी सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ट्रिब्यून का है I2U2 से संबंधित। I2 मतलब इंडिया और इजराइल, U2 मतलब UAE और USA, 4 देशों का एक ग्रुप वेस्ट एशिया में। इसे वेस्ट का क्वाड भी कहा जा रहा है। जैसे इंडो पैसिफिक में 4 देश है ना क्वाड में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, उसी प्रकार से वेस्ट में ये 4 देश एक साथ आए हैं एक मकसद के लिए। ये ग्रुप इस्टाब्लिश हुआ 14 जुलाई को, जब प्रेसिडेंट बाइडन इजराइल की यात्रा पर थे ना, इजराइल और सऊदी अरेबिया की। वहां पे सबसे पहले समिट ऑर्गेनाइज हुआ। वैसे देखो सऊदी अरेबिया की बात की जाती है, सऊदी अरेबिया हालांकि इस ग्रुप में तो नहीं है लेकिन वेस्ट एशिया में जरूर है। सऊदी अरेबिया और USA के बीच में ना काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैसे सऊदी अरेबिया में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन के आरोप काफ़ी लगते हैं। वहाँ के क्राउन प्रिंस पर आरोप लगा कि उन्होंने एक टर्किश जर्नलिस्ट जिसका नाम था अदनान खाशोगी, इनकी हत्या करवा दी, इनका असैसिनेशन करवा दिया। तो US की मीडिया भी US के प्रेसिडेंट पर दबाव डालती है कि आप पूछिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस से कि आपके दामन पे खून के छींटे हैं, ऐसी ऐसी बातें US की मीडिया करती है। तो इसको लेके ना थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं USA और सऊदी अरेबिया के बीच में, लेकिन ना दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। USA को जहां सऊदी अरेबिया से एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए यानी ऑयल चाहिए, सऊदी अरेबिया को USA से हथियार चाहिए। सऊदी अरेबिया USA के लिए एक मार्केट भी है हथियारों की। तो इसलिए बेशक ये जो इश्यूज है ना चलते रहे, ह्यूमन राइट्स के रिलेशन दोनों के बीच में इतने खराब नहीं होंगे कि हाँ बिल्कुल ही अब ट्रेड होना बंद हो गया है या फिर बातचीत भी बंद हो गई है, ऐसे रिलेशन नहीं होंगे। USA का देखो एक इंपॉर्टेंट, USA की फॉरेन पॉलिसी का भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया को शामिल करना अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। इंडो पैसिफिक में देखो इंडियन ओशन भी आ जाता है। तो इंडो पैसिफिक में पूरी जो सी लेन्स हैं और ऑयल सप्लाईज की लेन्स हैं जहां से सिर्फ गुजरते हैं,
उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करवाने में यूएसए चाहता है इंडिया बड़ा रोल प्ले करे। इसके बाद राइटर बोलते हैं I2U2 के बीच में ना, यानी इन 4 देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि 6 इंपॉर्टेंट एरियाज में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। कौन कौन से वो 6 एरियाज हैं? वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ और सबसे लास्ट में फूड सिक्योरिटी। देखो इंपॉर्टेंट ये है इंडिया के लिए भी कि गल्फ में ना कोऑपरेशन के नई नई संभावनाएं खोजना, क्योंकि गल्फ से ना इंडिया को बहुत सारी रेमिटेंस आती है, लेकिन दिक्कत यह है वो रेमिटेंस ना कम हो रही है। हाल फिलहाल में ना यूएसए से रेमिटेंस इंक्रीज हुई है और गल्फ से कम हुई है। केरला जैसे राज्यों में बहुत सारे जो वर्कर्स इंडिया से गए हुए थे वो वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जहां एक तरफ चुनौती है और पहले सीधा सीधा जो रेमिटेंस मिल रही थी वो कम मिल रही है, इस चीज को भी कैसे एड्रेस किया जाए, मतलब डॉलर्स में पैसा और कहां से आए, इस तरफ भी इंडिया को ध्यान देना है। तो ये जो I2U2 यानी 4 देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ ना, एक चीज ये तय हुई कि इंडिया ना लैंड प्रोवाइड करेगा फूड पार्क के लिए। फूड पार्क के लिए इंडिया लैंड प्रोवाइड करेगा। इजराइल की टेक्नोलॉजी होगी, इजराइल एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है और यूएसए भी अपनी एक्सपर्टीज देगा। तो ना इससे ना फूड सिक्योरिटी में काफी इनोवेशन आएगी। फूड पार्क के लिए लैंड इंडिया देगा, इजराइल से टेक्नोलॉजी आएगी, यूएसए भी पैसा देगा, एक्सपर्टीज आएगी यूएसए से। तो ना नई नई टेक्नोलॉजीज इंडिया के पास आएंगी, कैसे खेती कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो फूड सिक्योरिटी के मामले में इंडिया और मजबूत होगा, फसलों की पैदावार इंक्रीज कर सकेगा। तो इससे साउथ एशिया में और मिडिल ईस्ट में ना फूड इनसिक्योरिटी की दिक्कत खत्म होगी। ऐसा तय हुआ था इन 4 देशों के बीच में जो ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, उसमें। इस ज्वाइंट एग्रीमेंट में यूएई ने यह भी वादा किया कि हम $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के फूड पार्क्स में, जिसके लिए इंडिया लैंड अवेलेबल करवाएगा। यूएई में देखो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का ऑफिस है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28 जो मीटिंग है ना, वो 2023 में यूएई में भी होगी। आर्टिकल के लास्ट में रेमिटेंस की बात फिर से बोली जाती है। रेमिटेंस मतलब देखो इंडिया के वर्कर्स जैसे यूएई में काम करने के लिए गए, थोड़ा पैसा उन्होंने खर्चा किया, बाकी अपने घर में वापस भेजा इंडिया में, तो उसे रेमिटेंस बोलते हैं। 2021 में इंडिया को टोटल रेमिटेंस हासिल हुई $87 बिलियन, जिसमें से $23 बिलियन तो अकेले यूएसए से आई, उसके बाद $18 बिलियन यूएई से। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, सिंगापुर से इंडिया को $7 बिलियन की रेमिटेंस मिली। लेकिन देखो सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर ये वो देश हैं जहां से ना रेमिटेंस अब कम होती जा रही हैं, और यूएस, यूके, सिंगापुर ये वो देश हैं जहां से इंडिया को अब पहले के मुकाबले में ज्यादा रेमिटेंस हासिल हो रही है। सऊदी अरेबिया से रेमिटेंस का कम होना ये इंडिया के लिए थोड़ी चिंता की बात है। और कतर जो गल्फ का एक कंट्री है, गैस रिच है, कतर का जो रुझान है ना, सऊदी अरेबिया, यूएई की बजाय पाकिस्तान, टर्की, इन मुस्लिम कंट्रीज की तरफ ज्यादा है। लेकिन इंडिया के लिए अभी ये कोई खास कंसर्निंग चीज है नहीं। इंडिया को इन बाकी 3 देश जो है I2U2, इनके साथ कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाने पे फोकस करना चाहिए, ताकि ये जो ग्रुप है I2U2 ये गल्फ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने का काम करे और इंडिया को भी बाकी 3 देशों से कोऑपरेशन का फायदा मिले। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।